हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सिंग क्लासेज। आज की क्रेश कोर्स की हमारी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की जो क्रेश कोर्स की क्लास है, उस क्लास के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारे अपकमिंग एग्जामिनेशन जो कि ईएसआईसी है, और अभी अभी लेटेस्ट ही मैंने पोस्ट किया है अपने मेडिकल नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऊपर कि कल्याण सिंह सुपर स्पेशल कैंसर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के जो एग्जाम नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के जो एडमिट कार्ड है वो भी रिलीज हो चुके हैं। तो लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल अपने यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज की क्लास में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस क्रैश कोर्स की क्लास में हम सारी चीज़ों को थोड़ा कंसाइज वे के अंदर, मतलब कि हम जब अभी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ रहे हैं, आगे हम आगे आने वाले सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सब्जेक्ट है उसको हम कंप्लीटली डिस्कशन ना करके उसको एक कंसाइज वे के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके जो भी डाउट्स हैं उनको आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली उनका आंसर भी करूँगा। और साथ में आपकी तैयारी के अंदर आई होप कि ये जो क्रैश कोर्स की क्लास है वो हेल्प कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला टॉपिक है पार्किंसन डिजीज। अभी आपने देखा होगा कि कंटिन्यूअसली जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की जो क्रैश कोर्स की क्लासें आ रही है, उनके अंदर एक दो क्लासें ऐसी आ चुकी हैं जिनके अंदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है, जो कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास है जिसके अंदर भी हमारा ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ही है। ये ऑटो इम्यून है, डीजनरेटिव डिसऑर्डर है, पार्किंसन है। ठीक है जी। पार्किंसन क्या है? एक डीजनरेटिव डिसऑर्डर है। क्या है? डीजनरेटिव डिजीज। डीजनरेटिव का मतलब है जो एज, जैसे जैसे एडवांस एज के साथ, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी के अंदर डिटोरिएशन या चेंजेज आने शुरू हो जाते हैं। वहाँ पे डीजनरेशन होने, हमारी बॉडी के अंदर डीजनरेशन है वो शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अर्थराइटिस होने लग जाता है। ठीक है, चलने फिरने में दिक्कत होने लग जाती है। इंडाइजेशन है वो रहने लग जाता है। तो ये सारी कंडीशन है, डीजनरेटिव चेंजेज है, जो एक एडवांस एज के साथ हर एक इंडिविजुअल को फेस करने पड़ते हैं। तो पार्किंसन डिजीज के बारे में अगर हम बात करें, तो पार्किंसन डिजीज क्या है? एक ब्रेन ब्रेन की, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन की एक डिजनरेटिव डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन मतलब वो न्यूरॉन जो न्यूरॉन्स that are responsible for the production of dopamine, for the production of डोपामिन। वो न्यूरॉन्स, मतलब डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का मतलब है कि वो न्यूरॉन जो डोपामिन का प्रोडक्शन करते हैं, वो न्यूरॉन्स क्या हो जाते हैं, इसमें डैमेज हो जाते हैं। और मेन इनके डैमेज होने का मेन चीज क्या है, मेन कोज क्या होता है? इनके डैमेज होने का जो मेन कोज होता है वो चेंजेज इन बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जो भी इंडिविजुअल है उसकी फिजियोलॉजी या एनाटॉमिकल यानी कि बायोलॉजी के अंदर कोई भी चेंज होता है, उसकी वजह से यहाँ पे डोपामिनर्जिक सेल्स हैं वो डैमेज होती हैं। तो पार्किंसन डिजीज के अंदर मोस्टली क्या है, डोपामिन, एक पार्किंसन क्या है, एक डिजनरेटिव डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, जो डोपामिनर्जिक सेल्स है, डोपामिनर्जिक सेल्स का मतलब जो सेल्स डोपामिन का प्रोडक्शन करती है, वो सेल्स क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। और क्यों डैमेज हुई? ड्यू टू द चेंजेज इन बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जो भी ह्यूमन बॉडी है उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के अंदर जो चेंजेज हुए, उनकी वजह से वहाँ पे डोपामिनर्जिक जो सेल्स थी वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो पार्किंसन डिजीज के अंदर क्या होता है, जो डोपामिन का लेवल है वो डिक्रीज होता है। पार्किंसन इंपॉर्टेंट क्या है, अब आपसे कोई एमसीक्यू पूछ सकता है कि पार्किंसन डिजीज में किस न्यूरोट्रांसमीटर का जो लेवल है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, तो पार्किंसन डिजीज के अंदर यहाँ पर आप लोगों के लिए ये एमसीक्यू बन गया। ठीक है, पार्किंसन डिजीज के अंदर किस न्यूरोट्रांसमीटर का जो लेवल है वो डिक्रीज होता है, तो डोपामिन का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। पार्किंसन डिजीज में डोपामिन का लेवल है वो डिक्रीज होता है। डोपामिन का लेवल तो हर एक इंडिविजुअल में डिक्रीज होता है जैसे जैसे एडवांस एज होती जाती है। बट इन केस ऑफ पार्किंसन डिजीज वो उतना स्पीडअपली, इतना तेज गति से वो क्या होता है, डिक्रीज होता है कि नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर उस रेट से डिक्रीज नहीं होता। मतलब कि डोपामिन का लेवल है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, जो डिजेनरेटिव चेंजेस है वो और ज्यादा आने लग जाते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस है वो होने लग जाते हैं। ठीक है, और ये जो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, जो पार्किंसन डिजीज है, वो मोस्ट कॉमनली बेसल गैंग्लिया कॉर्पस स्ट्रेटम, किसको अफेक्ट कर रही है? ब्रेन के अंदर जो बेसल गैंग्लिया है और कॉर्पस स्ट्रेटम है उनको अफेक्ट कर रही है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। ठीक है, कि क्या मतलब पार्किंसन डिजीज है वो किस पार्ट को या ब्रेन के किस रीजन को इन्वॉल्व करके रखती है, तो बेसल गेंगलिया को इन्वॉल्व करती है और कॉर्पस स्ट्रेटम को इन्वॉल्व करती है। और पार्किंसन में होता क्या है, मेनली क्या होता है, डोपामिनर्जिक सेल्स डैमेज होती है, जिसकी वजह से डोपामिन का लेवल है वो कम होता है। ठीक है, और जो पार्किंसन है इसके अंदर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि डोपामिन का लेवल है, डोपामिन क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसका लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की पार्किंसन डिजीज के अंदर कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको देखने को मिलेंगे इन केस ऑफ पार्किंसन डिजीज। स्टूडेंट्स, पार्किंसन डिजीज के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट है पिन रोलिंग ट्रमर। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन फॉर पार्किंसन डिजीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन फॉर पार्किंसन डिजीज, ठीक है। पिन रोलिंग ट्रमर इज द मेन क्लिनिकल मेन साइन, मेन और क्लासिकल बोल सकते हैं इसको, मेन और क्लासिकल साइन ऑफ पार्किंसन डिजीज, पार्किंसन डिजीज ये मेन और मेन इंपॉर्टेंट साइन होता है। पिन रोलिंग ट्रमर्स है वो इंपॉर्टेंट साइन है, तो इसको आप थोड़ा सा रिमाइंड रखिएगा, याद रखिएगा कि पार्किंसन डिजीज के अंदर पिन रोलिंग ट्रमर्स आते हैं, ठीक है। मतलब ट्रमर्स का मतलब हाथ ऐसे हिलने लग जाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अभी इमेज के अंदर, ठीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट वन है ब्रेडिकाइनेजिया। ब्रेडिकाइनेजिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन मूवमेंट। ब्रेडिकाइनेजिया का मतलब क्या होता है? डिफिकल्टी इन मूवमेंट, डिफिकल्टी इन मूवमेंट, डिफिकल्टी इन मूवमेंट। मूवमेंट के अंदर उसको क्या होने लग जाती है, किसी भी इंडिविजुअल को जिसको पार्किंसन है उसको मूवमेंट में डिफिकल्टी होने लग जाती है। वो इंडिविजुअल पर्टिकुलरली बहुत ही धीरे धीरे स्टेप से के साथ चलना शुरू कर देता है, साथ ही साथ वो चलने में थोड़ा सा डिसबैलेंस भी फिर रहता है। नेक्स्ट वन है पोस्चुरल इंस्टेबिलिटी। पोस्चुरल इंस्टेबिलिटी का मतलब है कि जो भी इंडिविजुअल है नॉट मेंटेन है, नॉट एबल टू मेंटेन, नॉट एबल टू मेंटेन एन स्टेबल पोस्चर। मतलब वो हिलता ही रहता है पूरे दिन, ठीक है। वो एक स्टेबल पोस्चर है उसको मेंटेन नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या हो रखा है, टर्मर्स आते रहते हैं पूरी बॉडी के अंदर, हाथ पैरों के अंदर उसमें टर्मर्स आते रहते हैं। टर्मर्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जी? डोपामीन है। डोपामीन का लेवल क्या हो गया? कम हो गया। नेक्स्ट वन है बैलेंस डिस्टर्बेंस, ठीक है। वो इंडिविजुअल है नॉट एबल टू मेंटेन बैलेंस, नॉट एबल टू मेंटेन बैलेंस, ये इंडिविजुअल बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाता है। नेक्स्ट वन है रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब है, रिजिडिटी का मतलब आता है स्टिफनेस, स्टिफनेस, स्टिफनेस आना शुरू हो जाती है। उसकी जो मसल्स है उनके अंदर स्टिफनेस आना शुरू हो जाती है, मसल्स की मूवमेंट है वो थोड़े रिजिड हो जाते हैं। तो वो एक कंडीशन है जिसके अंदर बैलेंस डिस्टर्बेंस भी आना है, right? शुरू हो जाता है। तो ये है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ये इंपॉर्टेंट साइन है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट साइन है जो कि पार्किंसन डिजीज को डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है, वो है पिन रोलिंग टर्नर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा पूरा अच्छे से, हर एक साइन एंड सिम्टम्स का मीनिंग पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि इन केस ऑफ पार्किंसन डिजीज, पार्किंसन डिजीज के अंदर मोस्टली क्या हो रहा है? पार्किंसन डिजीज के अंदर मोस्टली जो प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम यही हो रही है कि डोपामिन लेवल, डोपामिन लेवल इज डिक्रीजिंग। डोपामिन का जो लेवल है वो डिक्रीज होता जा रहा है। डोपामिन का लेवल क्या होता जा रहा है स्टूडेंट? डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो अब हमें मैनेजमेंट के दौरान हमें क्या करना है? प्रिजर्व, प्रिजर्व और प्रोटेक्ट द डोपामिन। डोपामिन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है? हमें डोपामिन के डिस्ट्रैक्शन को बचाना है, रिड्यूस द डोपामिन डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। क्या करना है? रिड्यूस द डोपामिन डिस्ट्रैक्शन। डोपामिन का जो डिस्ट्रैक्शन उसे हमें क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा। तब जा करके ये जो साइन एंड सिम्टम्स है या जो पार्किंसन डिजीज है वो क्या होगी? ट्रीट हो सकती है। तब जा करके ये पर्टिकुलर डिजीज है वो ट्रीट हो सकती है। तो उस ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट देख रहे हैं, तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहली जो ड्रग आ रही है काम में वो आएगी मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर ड्रग। मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर ड्रग, MAIO, ऐसा इनको शॉर्ट में लिखते हैं MAIO, MAIO, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर।
MAOI, ठीक है, ये इसको लिखा जाता है। मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर ड्रग्स होती हैं। अब इसमें कौन कौन सी ड्रग्स है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, पेलेंजाइन है, आइसोकार्बोक्साजाइड है, ठीक है, सेलिजिलिन है, ट्रेनिसाइप्रोमाइड, टेनिसाइप्रोमाइन है, टेनलीसाइप्रोमाइन है, ये ड्रग्स हैं। तो ये चार प्रकार की जो एग्जाम्पल आपको ड्रग्स के दिए गए हैं, ये ड्रग्स वो हैं जो मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर के साथ, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर क्लास से बिलोंग करती है। ये चारों ड्रग्स कौन सी है, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर। तो याद रखना है कि पार्किंसन डिजीज के अंदर हम मैनेजमेंट के अंदर मेडिकल मैनेजमेंट में कौन सी ड्रग्स देते हैं, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर। दूसरी है डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, डोपामिन रिसेप्टर ये ड्रग्स है मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर, ये क्या करेंगे, स्टॉप द या रिड्यूस द डिस्ट्रक्शन ऑफ, रिड्यूस द डिस्ट्रक्शन ऑफ, किस चीज का डिस्ट्रक्शन, रिड्यूस द डिस्ट्रक्शन ऑफ डोपामिन, डोपामिन के डिस्ट्रक्शन को ये क्या कर देती है, रोक देती है। अब है दूसरी हमारी जो क्लास है ड्रग्स की, वो है हमारी डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट। डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट का मतलब है इट इज सिमिलर टू डोपामिन, एक लाइक डोपामिन, ये एक लाइक डोपामिन, ये डोपामिन के जैसे ही काम करते हैं, मतलब डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, यानी कि ये जो डोपामिन के जो रिसेप्टर है उनको बढ़ाती है, ना कि उसको कम कर रही है। डोपामिन के साथ डोपामिन के इफेक्ट को ये क्या कर रही है, ज्यादा कर रही है। तो उसमें है ब्रोमोक्रिप्टाइन, उसके उसमें उसमें ड्रग का एग्जाम्पल है हमारा ब्रोमोक्रिप्टाइन, ये हमारा एग्जाम्पल है ब्रोमोक्रिप्टाइन। तो मेडिकल मैनेजमेंट है जो पार्किंसन का जो मेडिकल मैनेजमेंट है, उसमें मोस्ट कॉमनली दो ड्रग्स की क्लासेज हुई हैं, दो प्रकार की ड्रग्स को यूज हुई हैं। पहले हुई है मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर, जिसके अंदर मैं चार एग्जांपल दिए हैं आप लोगों को। ये दवाइयाँ क्या करती हैं, यानी कि ये मेडिसिन क्या करती है, रिड्यूस द डिस्ट्रक्शन ऑफ डोपामिन, ये डोपामिन के डिस्ट्रक्शन को क्या कर देगी, कम कर देती हैं, ठीक है। दूसरा आता है डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, एगोनिस्ट का मतलब है सेम एज डोपामिन के जैसे ये काम करेंगे। एगोनिस्ट मतलब उसके इफेक्ट को बढ़ाते हैं, ठीक है, उसके साथ उसके इफेक्ट को ये बढ़ा रहे हैं। तो डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट का एग्जांपल था अपना ब्रोमोक्रिप्टाइन। ये दो प्रकार की ड्रग है, वो पार्किंसन के मैनेजमेंट में काम में ली जाती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा कि मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर जब भी आप किसी इंडिविजुअल पेशेंट को दे रहे हो, तो डू नॉट गिव एनी टायरेमाइन कंटेनिंग फूड, एनी टायरेमाइन कंटेनिंग फूड डू नॉट गिव टू द पेशेंट हु आर ऑलरेडी ऑन मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर, ठीक है। अब देखिए क्या है, डू नॉट गिव टायरेमाइन containing, do not give tyramine containing food to the patient who are on mono amino oxidase inhibitor। मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर वाले पेशेंट के अंदर कभी भी हमें क्या नहीं देना है, टायरेमाइन कंटेनिंग फूड। टायरेमाइन कंटेनिंग फूड का मतलब है जिनके अंदर जो पनीर है, ये मतलब जिस ज़्यादा प्रोटीन वाले सोर्स हैं, पनीर है, चीज़ है, ये चीज़ें हमें कभी नहीं देनी है जब पेशेंट हमारा मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर थेरेपी पे होता है। क्यों नहीं देनी है, क्योंकि जब आप ये टायरेमाइन कंटेनिंग फूड देते हो, जब आप मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर पेशेंट ले रहा है, ठीक है, पेशेंट क्या कर रहा है, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर पे ले रहा है, टायरेमाइन कंटेनिंग फूड आपने दिया, टायरेमाइन कंटेनिंग फूड जैसे ही आप पेशेंट को दोगे, तो वहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जो न्यूरो है उनके बीच में क्या होता है, नॉरएपिनेफ्रिन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। किसका लेवल इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट, नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है वो जो न्यूरो है वो बाहर निकल, जो नॉरएपिनेफ्रिन भी एक न्यूरो का काम कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वेसल्स टर्मिनल बटन से निकल करके वो साइनेप्टिक साइनेप्टिक क्लफ्ट के अंदर आ जाता है, साइनेप्टिक जो स्पेस आता है उसके अंदर आ जाता है, और वहां पर आकर के क्या होता है, सिम्पैथोमिटिक क्या करता है, सिम्पैथोमिमेटिक सिम्पैथोमिमेटिक रेस्पॉन्स बढ़ा देता है। सिम्पैथोमिमेटिक्स का मतलब है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब स्टिमुलेट होता है तो वहाँ पे ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए हमें क्या नहीं करना है, टायरेमाइन कंटेनिंग कभी भी टायरेमाइन कंटेनिंग फूड कभी भी किसी पेशेंट को नहीं देना। अगर हमारा पेशेंट
मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर के ऊपर है। मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर के ऊपर अगर हमारा पेशेंट है तो उसे टायरेमाइन कंटेनिंग फूड हमें नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? बिकॉज इट विल कॉज बिकॉज इट विल कॉज बिकॉज इट विल कॉज, ये क्या कॉज करता है? बिकॉज इट विल कॉज हाइपरटेंसिव क्राइसिस। हाइपरटेंसिव क्राइसिस, इट इज बिकॉज इट विल कॉज हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस पेशेंट के अंदर कॉज कर देती है, क्योंकि आप देखो नॉरपेनेफ्रिन का लेवल बढ़ रहा है। पेशेंट है मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर खा रहा था, पेशेंट ने मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर खाते ही क्या हुआ? वहाँ पे आपने टायरेमाइन कंटेनिंग फूड दिया। टायरेमाइन कंटेनिंग फूड देते ही नॉरएपिनेफ्रिन है, वो क्या हुआ? टर्मिनल बटन से रिलीज होकर के साइनेप्टिक स्पेस के अंदर आ गया या मसल्स के अंदर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये नर्वस सिस्टम का रेस्पॉन्स आएगा। जैसे ही ये अपने स्पेस के अंदर आया, उसके अंदर वहाँ पे क्या होगा? सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स होगा। सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स के अंदर एपिनेफ्रिन के अंदर जो सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स आएगा, उस रेस्पॉन्स में क्या होगा? जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट? इंक्रीज हो जाता है, और उसी समय क्या हो जाता है? पेशेंट के अंदर हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर आपका पेशेंट मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर पे है और फिर भी उसने टायरेमिन कंटेनिंग फूड है वो कंज्यूम किया है, तो उस कंडीशन के लिए आपको क्या प्रिपेयर करके रखना है? हाइपरटेंसिव क्राइसिस के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहना। उस पेशेंट का बीपी वो बहुत ज़्यादा एलिवेटेड हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे है इसके बारे में। नेक्स्ट वन है नर्सिंग की पॉइंट। नर्सिंग की पॉइंट्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, नर्सिंग की पॉइंट्स, तो नर्सिंग की पॉइंट्स की बात करें तो फिजिकल सेफ्टी हम पहले ही बता चुके हैं कि पिन रोलिंग टर्मर्स आ रहे हैं, गेट स्टेबल नहीं है, बैलेंस के अंदर डिस्टर्बेंस हो चुका है, पोस्चर वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब है पेशेंट है कभी भी कहीं भी गिर सकता है, और गिरेगा तो उसको क्या लग सकती है? चोट लग सकती है। तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर हमारा मेन काम रहेगा प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरीज। क्या रहेगा? प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरीज, प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम इंजरी। पेशेंट को हमें इंजरी से प्रोटेक्ट करके रखना, मतलब पेशेंट को फिजिकल सेफ्टी प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट वन है एलिवेशन ऑफ द टॉयलेट सीट। नेक्स्ट क्या करना है? एलिवेशन ऑफ टॉयलेट सीट। तो टॉयलेट की जो सीट्स है उनको हमें एलिवेटेड करके रखना है, ताकि पेशेंट को बैठने में और उठने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंस्टॉल द साइड रेल। अब ध्यान रखने की बात है, जब पेशेंट बेड पे लेटा हुआ है तो हो सकता है पिन रोलिंग ट्रमर्स की वजह से जैसे वो खड़े होने की कोशिश करे या वो करवट बदले, तो हो सकता है कि वो गिर सकता है। तो हमें क्या करना है? जो भी साइड रेल्स है उसको हमें अप करके रखना है। साइड रेल्स है वो हमें अप करके रखना है। साइड रेल्स क्या होती है? बेड के दोनों साइड की तरफ एक रेल्स लगी होती है, मतलब एक टेन टाइप का लगा होता है, जाली टाइप की लगी हुई होती है, जिससे क्या होता है? पेशेंट है वो बेड से गिर नहीं पाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट वन है रिमूव द लूज फर्नीचर। रिमूव द लूज फर्नीचर का मतलब है जो टूटा फूटा फर्नीचर है, जो ढीला डाला है फर्नीचर है, जो जहाँ पर पेशेंट रह रहा है, जिस रूम के अंदर पेशेंट रह रहा है, उसको हमें क्या करना है? रिमूव कर देना है। क्यों रिमूव कर देना है? वो रिमूव इसलिए कर देना है कि अगर मान लीजिए आपका पेशेंट चलने फिरने की कोशिश करता है, तो उस कंडीशन के अंदर हो सकता है कि वो उनसे अपने आप को चोट पहुंचा ले। नेक्स्ट वन है इंक्रीज द फिजिकल एक्टिविटी, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट की जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको हमें क्या करना है? इम्प्रूव करवाना है, ताकि पेशेंट क्या कर सके? फिजिकल एक्टिव रहेगा तो सेल्फ डिपेंडेंट रह सके। सेल्फ डिपेंडेंट, पेशेंट क्या रह सके? सेल्फ डिपेंडेंट रह सके। तो ये है हमारा टॉपिक। नेक्स्ट, ये था अब तक हमने जो पढ़ा वो था हमारा पार्किंसन डिजीज के बारे में। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर हम सभी डिजीज़ों को बहुत ही डिस्क्रिप्शन के साथ स्टडी नहीं कर पाएंगे। हम जो भी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है उनमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से बहुत बार एमसीक्यू बनते हैं, बहुत बार नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में आपको वो एमसीक्यू देखने को मिलता है, उन्हीं उन्हीं पॉइंट्स को हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो उसी कड़ी के अंदर कंटिन्यूसली हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? सीजर डिसऑर्डर। ठीक है, सीजर डिसऑर्डर है, कन्वर्जन सीजर। ठीक है, ये इसमें अब सीजर क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यही हो जाता है कि सीजर होता क्या? व्हाट इज सीजर? तो सीजर क्या है? सीजर इज ए सडन अनकंट्रोल्ड burst of electrical activity in the brain that cause changes in behavior, movement, level of consciousness। मतलब कि सडन, अचानक से, मतलब अचानक से पेशेंट के अंदर अचानक से होगा। अनकंट्रोल्ड ब्रस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। अनकंट्रोल्ड का मतलब है
मतलब जिस हमारे ब्रेन के अंदर कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है, तभी जाकर के हमारा ब्रेन अच्छे से काम कर रहा है, और हमारे जो नर्व इम्पल्स है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, या ऑर्गन टू ब्रेन, ब्रेन टू ऑर्गन जा पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो ब्रस्ट, वो जो इम्पल्स का जो ब्रस्ट है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज का जो ब्रस्ट है, वो अगर कंटिन्यूअसली होता है, सडन होता है और अनकंट्रोल्ड हो जाता है, अनकंट्रोल मतलब उस पर कोई रेगुलेशन ना हो, ठीक है, ब्रेन के अंदर, उसके उसकी वजह से अनकंट्रोल्ड एंड सडन अनकंट्रोल्ड ब्रस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन, जिसकी वजह से क्या चेंजेज आएंगे, चेंजेज इन बिहेवियर, पेशेंट के बिहेवियर में चेंजेज आ जाता है, पेशेंट के मूवमेंट में चेंजेज आ जाता है, या पेशेंट के लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर अगर चेंजेज आ जाता है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है स्टूडेंट, सीजर कहलाती है। तो सीजर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, एंड सडन एंड अनकंट्रोल्ड आउटबर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, दो तो ये चीजें, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कहाँ पे, ब्रेन के अंदर, ठीक है। अब उनकी वजह से दैट रिजल्ट इन बिहेवियरल चेंजेस, मूवमेंट, डिस्टर्बेंस इन मूवमेंट एंड लेवल, डिस्टर्बेंस इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, दैट इज नॉन एज सीजर। ये क्या कहलाता है, आपका सीजर डिसऑर्डर कहलाता है। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं और सॉरी, स्टेजेज ऑफ सीजर। स्टेजेस ऑफ सीजर की बात करें तो मोस्ट कॉमनली तीन प्रकार की जो स्टेजेस होती हैं सीजर की। फर्स्ट वन स्टेज आती है आपकी, हमारी जो फर्स्ट स्टेज है वो आती है हमारी ओरा। ओरा के अंदर क्या होता है, द बिगिनिंग ऑफ, बिगिनिंग फेज, द बिगिनिंग फेज ऑफ, बिगिनिंग फेज ऑफ सीजर। ओरा एक, ओरा पहली स्टेज है, बिगिनिंग फेज यानी कि फर्स्ट स्टेज ऑफ सीजर। इसके अंदर पेशेंट को हो सकता है कि हेलुसिनेशन होता है, मोस्ट कॉमनली इसके अंदर हेलुसिनेशन में क्या होता है, ओरा स्टेज के अंदर सबसे ज्यादा पेशेंट को क्या होता है, हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में सबसे पहला होता है ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन का मतलब स्टूडेंट क्या होगा, कि ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन का मतलब है कि पेशेंट बोलेगा कि मुझे तो गुलाब की खुशबू आ रही है। आपका पेशेंट बैठा है और अचानक से आपको बोलता है कि मुझे गुलाब की खुशबू आ रही है, तो इंडिकेशन है ये आपके लिए, ये एक इंडिकेशन है कि पेशेंट ओरा स्टेज के अंदर है। और पेशेंट ने बोला, आप अपने आप से ये सवाल पूछो, क्या सच में गुलाब की खुशबू आ रही है, ठीक है, नहीं आ रही, इसका मतलब पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, ऑडिट ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन हो रहा है, ठीक है। और ये ओरा स्टेज का एक इंपॉर्टेंट साइन है। मोस्ट कॉमनली जो ओरा स्टेज के अंदर जो हेलुसिनेशन होता है वो यही हेलुसिनेशन होता है, कौन सा, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन होता है, ठीक है जी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके अलावा भी हेलुसिनेशन होते हैं, जैसे कि ऑडिटरी, ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है, विजुअल, विजुअल हेलुसिनेशन भी हो सकता है। तो ये मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन है जो कि ओरा स्टेज के अंदर होते हैं, और ये वाला एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वन आती है इक्टल फेज। सेकंड फेज के अंदर क्या होता है, इक्टल फेज, सेकंड स्टेज का नाम क्या है, इक्टल फेज। इक्टल फेज के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, इक्टल फेज के अंदर क्या होता है, टॉनिक क्लोनिक सीजर आते हैं पेशेंट को, क्या आते हैं, टॉनिक क्लोनिक, पेशेंट को टॉनिक क्लोनिक, टॉनिक क्लोनिक सीजर्स का मतलब होता है पेशेंट की जो इनवॉलेंट्री, जो पेशेंट की जो वॉलेंट्री मसल्स हैं उनके अंदर अनकंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ठीक है, अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, अनकंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द वॉलेंट्री मसल, इन द वॉलेंट्री मसल्स के अंदर क्या होता है, अनकंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है, उसी को बोलते हैं अपन टॉनिक और क्लोनिक सीजर, टॉनिक क्लोनिक स्टेज, ठीक है, उसी को बोलते हैं अपन टॉनिक क्लोनिक स्टेज। आप कभी भी किसी भी सीजर वाले पेशेंट को देखोगे तो वो क्या करता है, अपने हाथों को बहुत टाइट से बांध लेता है, कभी लूज छोड़ता है, कभी टाइट कर लेता है, तो ये क्या होता है, टॉनिक क्लोनिक है। मसल्स के अंदर क्या होता है, रिपीटेडली अनकंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहे होते हैं, तो ये होता है आपकी इक्टल फेज के अंदर। नेक्स्ट वन आता है आपकी पोस्ट इक्टल फेज के अंदर, ठीक है, इसमें हो सकता है कि पेशेंट के, सॉरी, ओरल सिक्रेशन भी निकल सकते हैं, डिस्चार्ज ऑफ ओरल सिक्रेशन, डिस्चार्ज ऑफ ओरल सिक्रेशन,
ओरल सिक्रेशंस का डिस्चार्ज भी हो सकता है। ठीक है जी, तो ये है इसकी इक्टल फेज। तो सीजर की 3 फेज थी, ओरा, इक्टल फेज। इक्टल फेज के अंदर क्या था, टोनिक क्लोनिक सीजर हो रहे थे। ओरा के अंदर क्या था, हेलुसिनेशन हो रहा था, मोस्ट कॉमनली ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मैडम पोस्ट इक्टल फेज। पोस्ट इक्टल फेज के अंदर क्या होता है, इसमें क्या होता है, पेशेंट है वो अनकॉन्शियस हो जाता है। पेशेंट इज अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड डू नॉट रिमेंबर अबाउट द डू नॉट रिमेंबर अबाउट द सीजर इवेंट। डू नॉट रिमेंबर अबाउट द सीजर इवेंट मतलब आपके पेशेंट को सीजर आए हैं, पेशेंट को पता भी नहीं है। जब पेशेंट क्या होगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा और पेशेंट सब कुछ भूल जाएगा। ठीक है, जैसे ही पेशेंट होश में आता है और आप पूछोगे कि आपको क्या हुआ, तो पेशेंट बोले मुझे ठीक था, कुछ नहीं हुआ मुझे, क्योंकि पेशेंट को याद तक नहीं है कि उसको सीजर भी आए थे। ठीक है, ओरल सिक्रेशंस आते हैं और पेशेंट है वो सब कुछ भूल जाता है। ठीक है, तो डू नॉट रिमेंबर अबाउट द सीजर इवेंट, उसे सीजर इवेंट के बारे में कुछ नहीं पता, वो बेहोश हो जाता है। तो वो ये कौन सी फेज में होता है, ये होता है तीसरी फेज, जो कि क्या है, पोस्ट इक्टल फेज है। जो क्या है, हमारी पोस्ट इक्टल फेज है। तो ये है सीजर के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। नेक्स्ट वन है कोजेज ऑफ सीजर, कि सीजर का मेन इंपॉर्टेंट कोज क्या हो सकता है, कि सीजर किस वजह से कोज हो रहे हैं। सीजर किस वजह से कोज हो रहे हैं, तो वो देखते हैं, उसमें देखते हैं अपन सीजर किस वजह से कोज हो सकते हैं जी। तो सीजर का पहला कोज है इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस। इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस का मतलब है किसी रीजन की वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उसका इम्बैलेंस हो जाना, किसी भी रीजन की वजह से। तो पहला तो हो सकता है इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस, साथ ही साथ हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी होता है इसमें। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी उसका रीजन होता है। नेक्स्ट में ना टॉक्सिन, हो सकता है पेशेंट ने कोई टॉक्सिन है वो कंज्यूम कर लिया हो, या फिर किसी जो बाइट हो गया हो, पेशेंट को किसी भी जो इंसेक्ट है, टॉक्सिन वाले इंसेक्ट का वगैरह का बाइट हो गया हो, तो उसकी वजह से भी ये सीजर है वो आपको कोज हो सकते हैं। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ एनाफाइलेटिक रिएक्शन, एज ए रिजल्ट ऑफ एनाफाइलेटिक रिएक्शन, एनाफाइलेटिक रिएक्शन, एज ए रिजल्ट ऑफ एनाफाइलेटिक रिएक्शन, की पेशेंट के अंदर एनाफाइलेटिक रिएक्शन है उसकी वजह से भी क्या आ सकते हैं, सीजर आ सकते हैं। नेक्स्ट वन है एनोरेक्सिया, भूख लगने की वजह से भी दौरे पड़ सकते हैं। भूख लगने की वजह से भी क्या हो सकते हैं, दौरे पड़ सकते हैं। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया में जो सीजर्स आते हैं उनका मेन रीजन होता है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया किस कंडीशन को बोलेंगे, जब ब्लड शुगर लेवल 60 to 70 से बिलो चला जाता है, 70 mg/dl से नीचे चला जाता है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन कहलाती है। और हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन है उसके अंदर सीजर्स है, किसी भी पेशेंट के अंदर सीजर है वो इंड्यूस हो सकते हैं। नेक्स्ट वन है ट्यूमर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, ये है एक्चुअल में यहाँ पे है क्या, ट्यूमर है। ये है ट्यूमर की बात हो रही है, यहाँ पे हम बात करेंगे ट्यूमर। ठीक है जी, ट्यूमर यहाँ लिख देता हूँ। ट्यूमर, ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है, अगर मान लीजिए किसी आपको कोई भी ब्रेन ट्यूमर हो या आपके क्लाइंट को कोई ब्रेन ट्यूमर हो, ब्रेन ट्यूमर, तो ब्रेन ट्यूमर की वजह से क्या हो सकते हैं, सीजर्स हो सकते हैं। क्योंकि ब्रेन ट्यूमर क्या करता है, जो ब्रेन है या जो क्रेनियम केविटी है उसके अंदर प्रेशर को बढ़ा के रखता है, साथ ही साथ जो ब्रेन के जो अदर एरियाज हैं जो अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहे हैं उनको वो क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। क्योंकि वो क्या करेगा, जैसे जैसे ट्यूमर एनलार्ज होगा वैसे वैसे वो दूसरी स्ट्रक्चर को क्या करेगा, कंप्रेस करने की कोशिश करता है। तो उस कंडीशन के अंदर वहाँ पे जो ब्रेन के द्वारा जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज हैं, या ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज है उनका डिस्चार्ज हो रहा है वो अनकंट्रोल्ड हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है इंक्रीज आईसीपी, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज कब कहलाएंगे, जब प्रेशर 7 से 15 mm ऑफ एच जी से
ज़्यादा हो तो वो क्या कंडीशन कहलाती है? इंक्रीज़ इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो कहलाता है। ठीक है? इंक्रीज़ इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो कहलाता है। तो आईसीपी अगर बढ़ता है तो ब्रेन कंप्रेस होगा तो हो सकता है कि इसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ के अंदर चेंजेज़ आएँ और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ के अंदर चेंजेज़ आना ही क्या कहलाते हैं? आपके सीज़र्स कहलाते हैं। नेक्स्ट वन है एन्सेफेलाइटिस। एन्सेफेलाइटिस का मतलब स्टूडेंट्स एन्सेफेलाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन पैरेन्काइमा या ब्रेन टिश्यू। इट्स द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन टिश्यू। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन टिश्यू, तो ब्रेन टिश्यू जो उनका इन्फ्लेमेशन हो सकता है, तो जब ब्रेन के खुद के टिश्यू के अंदर ही इन्फ्लेमेशन हो रखा है, ब्रेन का खुद का टिश्यू ही बीमार हो रखा है, तो उस कंडीशन के अंदर वो अच्छे से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कैसे डिस्चार्ज कर, ठीक है? तो सडन एंड अनकंट्रोल्ड आउटबर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ द ब्रेन, इट कैन बी हैपन इन एन्सेफेलाइटिस। तो एन्सेफेलाइटिस के केस में भी हो सकता है कि पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिले आपको, हो सकता है कि आपको पेशेंट के अंदर डेफ़िनेट है कि वहाँ पर आपको पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिल सकता है, सीज़र्स है वो देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो थे हमारे सीज़र्स के कोज़ेज़ स्टूडेंट, ठीक है? तो आज की क्लास में इतना ही। सीज़र्स के मैनेजमेंट, टाइप वगैरह के बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।